एकमात्र जाति कुशवाहा जाति रह गई थी जिसके मन में यह कसक रह गई थी कि हमारे समाज से भी सत्ता के शीर्ष तक हम मिलना चाहिए। वेटिंग इन सीएम हमने ही कहा था। देखिए ये लड़ाई का विषय है ही नहीं। जेडीयू अकेले 200 सीट पर तैयारी करेगी। 243 सीट पर आरएलएम 50 साल से हमारा अधिकार आप लोगों ने वंचित करके रखा। गृह मंत्री जी ने सदन में बिल्कुल सही बात कही कि भारत के हित में जो भी बड़े कदम उठाए गए उसके विरोध में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल खड़े हुए। कि जितने पीछे कुकर्म इन लोगों ने किया, किस पर सवाल नहीं उठाया इन्होंने। कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट के सारे लोग जो यहाँ महागठबंधन के नाम से राजनीति करते हैं, देश में इंडिया के नाम पर इंडिया के विरोध की राजनीति करते हैं, परिसीमन का विरोध इंडिया का विरोध है। इसी आधार पर मैं ये कहता हूँ कि हमारे नेता कितने दूरदर्शी हैं कि उनको ये मालूम था कि 1 साल के बाद किस विषय पर चर्चा होने जा रही है। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन होता क्या है? इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा को समाचारों में बने रहने के लिए अतिरिक्त कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री बनने की जो क्षमता है, जो क्वालिफिकेशन है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक चैनल पर दिए इंटरव्यू में खुद ही यह कह दिया था कि वो खुद ही उपेंद्र कुशवाहा जी को बड़ा नेता मानते हैं। कि लोग कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए राजनीति करता है। हमारे मीडिया के तमाम साथियों का मैं इसलिए विशेष धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ साथ अंदर खाने की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज हमारे साथ बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर बातचीत करने के लिए आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी। धन्यवाद सागर भाई। नितिन जी, नई सरकार की गठन होगी, नई सरकार को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। सम्राट चौधरी बिहार के सम्राट बन चुके हैं। पहली प्रतिक्रिया आरएलएम की तरफ से क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और गत वर्ष जो चुनाव हुआ और चुनाव में एनडीए सरकार को जो विश्वास लोगों का मिला है, अब उस विश्वास को आगे बढ़ाकर विकास में तब्दील करने की जिम्मेदारी सम्राट जी के कंधे पर आई है। और उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एनडीए गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व के जितने भी हमारे नेता हैं, उन सब का विश्वास उनको हासिल है। तो निश्चित रूप से नई सरकार भी उसी तेवर के साथ काम करेगी जैसा पिछले 20 वर्षों में बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार करती आई है। लेकिन नितिन जी, वास्तविक तौर से खुशी है उपेंद्र कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तौर पर आप लोगों को? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा किसी जाति के नेता नहीं है, लेकिन हमेशा रहता है कि भाई कुशवाहा समाज के बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान होती है। लेकिन अब तो कुशवाहा समाज के बड़े नेता के तौर पर सम्राट चौधरी जाने जाएंगे। देखिए, ये लड़ाई का विषय है ही नहीं, जिसको मीडिया के, मैंने बीच में देखा कि मीडिया के कुछ चैनल्स ने भी इस तरह की चीजें शुरू की। चुनाव के वक्त भी इस तरह का काम किया जा रहा था, बड़े नेता कौन, छोटे नेता कौन। और मजेदार बात यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक चैनल पर दिए इंटरव्यू में खुद ही यह कह दिया था कि वो खुद ही उपेंद्र कुशवाहा जी को बड़ा नेता मानते हैं। स्वाभाविक है, जिस व्यक्ति का 40 साल का सार्वजनिक जीवन है, लगातार संघर्ष है। और देखिए, मुझे याद आ रहा है संभवतः संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली थी, और उस रैली में हमारे नेता ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए राजनीति करता है। और आगे उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा वो राजनीति करता है जिसमें से आप लोगों के मन में जिस पद को लेकर लालसा है, मैं उस रास्ते को बनाने का काम कर रहा हूं जिस पर कोई भी उपेंद्र कुशवाहा चलकर उस पद तक पहुंच जाए। तो उस दृष्टि वाले नेता के विषय में इस तरह की बात सोचना, ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के संघर्षों का ये परिणाम है कि आज वो परिस्थिति पैदा हुई है। आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की वजह से ही सम्राट चौधरी के लिए ये रास्ते बने हैं? देखिए, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि 1930-34 के आसपास त्रिवेणी संघ बनाया गया था। जी। और उस लंबे संघर्ष के बाद जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सत्तासीन हुए, तो त्रिवेणी संघ के एक यूनिट को मौका सत्ता में आने का मिला। उसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी थे। और ऐसे में त्रिवेणी संघ के उन तीन जातियों के बीच एकमात्र जाति कुशवाहा जाति रह गई थी
जिसके मन में यह कसक रह गई थी कि हमारे समाज से भी किसी सत्ता को के वो शीर्ष मौका तक हम मिलना चाहिए। तो इस बीच जितने लोगों का संघर्ष रहा उन सबका योगदान है, और मुझे ऐसा लगता है कि समाज के हर वर्ग को समय समय पर ऐसा मौका मिलना चाहिए, और एक लंबे अंतराल के बाद कुशवाहा समाज को भी ऐसा मौका मिला है और सम्राट जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी है, तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है। वेटिंग इन सीएम हमने ही कहा था पॉडकास्ट में, जब उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पॉडकास्ट में आए थे, और चर्चाएं भी थी कि वेटिंग इन सीएम के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को जाना जाता है, लेकिन उनको मौका ना मिलना, क्या लगता है? नहीं, देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि मुख्यमंत्री बनने की जो क्षमता है, जो क्वालिफिकेशन है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां भी एक चीज होती है, और उन राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर एनडीए गठबंधन में मिलजुल कर एक निर्णय लिया जाता है। क्या लगता है कहीं राजनीतिक जो निर्णय लिए गए उसमें कहीं कोई खामी रह गई? उपेंद्र कुशवाहा अगर जदयू में ही रहते या बीजेपी में मर्ज कर लिए रहते, बहुत तरह की खबरें भी चली कि भाई, देखिए, ऐसा है कि राजनीति में ये अगर मगर की कहानी कुछ चलती नहीं, राजनीति आज अभी इस वक्त में चलती है। लेकिन चर्चाएं तो चली ना कि भाजपा ने कहा है कि भाई मर्ज कर लीजिए। नहीं, चर्चाएं तो इतनी चलती हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विषय में कि लोगों को पार्टियों की खबर करवाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जी। और हम लोगों को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, जो जानकारी हमारे जेहन में कभी आई नहीं वो समाचार भी चलते रहता है। हाँ, ये तो बात इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा को समाचारों में बने रहने के लिए अतिरिक्त कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। हमारे मीडिया के तमाम साथियों का मैं इसलिए विशेष धन्यवाद देता हूँ कि जिन खबरों का कहीं से कोई लेना देना नहीं है वो खबरें भी चलाई जाती है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब एनडीए पर आते हैं थोड़ा सा। मुख्यमंत्री जी पर तो बातचीत हो गई, वेटिंग इन सीएम पर भी बात हो गई। एनडीए का जो कुनबा है बिहार में अगर खासकर बात करें तो एक बीच में तनातनी बनी आपके और चिराग पासवान के बीच में चर्चाएं भी हुई कि भाई पार्टी को तोड़ लिया गया, इधर उधर बहुत सारे कार्यकर्ताओं को इधर उधर कर लिया गया। अब वास्तविक स्थिति क्या है? क्योंकि अब तो सरकार बन गई, एनडीए जिस तनाव की चर्चा आप कर रहे हैं यह भी मीडिया का ही योगदान है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी नेता ने, चाहे वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नेता हो या आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास के किसी नेता ने कभी इस तरह की बात कहीं आकर कही हो। मीडिया में ये कयास लगाए जा रहे थे। देखिए, एक दो लोगों के इधर उधर ज्वाइन कर लेने के आधार पर किसी दो दलों के बीच संबंधों का निर्धारण नहीं हो सकता है। ये संबंध बहुत नेचुरल संबंध है। एनडीए के तमाम दलों के बीच जो आपसी संबंध है वो बहुत ही नेचुरल संबंध है, और वो नेचुरल संबंध इसलिए है क्योंकि हम सब की जो कार्यशैली है उसमें बिहार का विकास केंद्र बिंदु है। ठीक है, हम लोग बात परिसीमन पर भी करेंगे। तो परिसीमन का मुद्दा आप लोगों ने उठाया और अभी पूरे देश में चर्चा का विषय है, लेकिन उससे पहले बात कर लेना है मंत्रालय पर। दो जगह मंत्रालय पर, दोनों जगह की क्या स्थिति है? कई तरह की बातें, कई तरह की चर्चाएं। आपने कहा कि चर्चाएं तो चलती ही रहती हैं। दीपक प्रकाश जा रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसको मंत्री बनाया जाना है ये आदरणीय मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार का विषय है। इस पे एक पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता के रूप में मैं कोई स्टेटमेंट दूं, ये शोभा की बात नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझे पूछेंगे, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। जिसकी तरह तरह की जो चर्चाएं इधर उधर से आप सुन रहे हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब 2-4 दिन का मामला है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, लेकिन क्या दीपक प्रकाश के अलावे क्या स्नेहलता कुशवाहा या विधायक नाराज थे, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए कोई नए फॉर्मूला पर तो काम नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि इस विषय पर वैसे भी जो शीर्ष नेतृत्व है वो निर्णय लेता है। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं मैं समाचार चैनलों पर देख रहा हूँ, इस तरह की कोई चर्चा मुझे पार्टी के अंदर सुनाई नहीं देती। नारी वंदन अधिनियम को लेकर चर्चाएं हैं। हालांकि विपक्ष कह रहे हैं कि भाई परिसीमन के लिए ये सारा किया जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है, महिला आरक्षण बिल नहीं है। तो क्या लगता है, एनडीए कुनबा जो है वो भी आप लोगों ने कार्यक्रम किया एकजुट होकर, लेकिन बहुत ज्यादा सफल कार्यक्रम नहीं दिखा। हालांकि कल फिर आप कार्यक्रम करने वाले हैं। सफल कार्यक्रम किस आधार पर आप कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, बिहार की प्रबुद्ध जनता का आकलन हर बार
करने में लोग चूक करते हैं। मुझे याद है मुझसे कई सवाल पूछे गए थे जब हम लोगों ने संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली शुरू की, वो अभियान शुरू किया, तो लोगों ने आके कहा कि ये चुनाव के वक्त में ये कौन सा मुद्दा लेके आप लोग चल रहे हैं, परिसीमन क्या होता, परिसीमन होता क्या है। लेकिन इस अभियान की सफलता ये थी कि इस अभियान के 4 महारैलियों के बाद लोगों को परिसीमन की बात समझ में आई थी और ये नेचुरली बहुत सक्सेसफुल महारैली थी। जिन 4 शहरों में हमारा कार्यक्रम हुआ, चाहे वो विक्रमगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, गया जी हो और अंत में पटना। इस समय भी सवाल उठा था कि चिराग पासवान और आपके कार्यक्रम एक साथ लग रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि चैनलों का बड़ा सहयोग रहा है आजकल हम लोगों को फेमस करने में, तो इसके लिए मैं उन लोगों का धन्यवाद ही कह सकता हूँ। केवल संयोग का विषय था और कोई विषय था नहीं उस टाइम पे, शक्ति प्रदर्शन नहीं था। ये कोई शक्ति प्रदर्शन था नहीं। आज आप ये देखिए कि जिन लोगों ने उस समय सवाल उठाया परिसीमन पर, आज इस देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कौन सा बना। तो यदि हमारे, इसी आधार पर मैं ये कहता हूं कि हमारे नेता कितने दूरदर्शी हैं कि उनको ये मालूम था कि 1 साल के बाद किस विषय पर चर्चा होने जा रही है, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि बिहार के अधिकार के लिए परिसीमन भी जरूरी है। और ये परिसीमन क्यों जरूरी है, देखिए आप इस अभी जो विधेयक गिरा दिया गया सदन में, कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट के सारे लोग जो यहाँ महागठबंधन के नाम से राजनीति करते हैं, देश में इंडिया के नाम पर इंडिया के विरोध की राजनीति करते हैं। परिसीमन का विरोध इंडिया का विरोध है। आप देखिए कि इस परिसीमन विधेयक और ये जो आरक्षण को लेकर ये सारा प्रयास किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो सफल हो जाता और सदन में इसकी स्वीकृति हो गई होती, तो आज 2029 में होने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, वहां बिहार में 40 की जगह पे 60 सीटें होती। लेकिन साउथ के लोग परेशान हो रहे हैं। उसका भी मैं बताता हूँ। साउथ के लोगों को परेशानी की कोई, मैं यही कह रहा हूँ कि राजनीतिक दलों ने सीटें कम हो रही हैं, बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल कम नहीं हो रही है। आज जिस संख्या में चुनाव हो रहा है, आज जिस संख्या में चुनाव हो रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में संख्याएं बढ़ाई गई थी। 50% सीटों का इजाफा जैसे उत्तर भारत में हो रहा है वैसे ही दक्षिण भारत में। विपक्ष ने तो मनसा पे सवाल उठा दिया ना, वो कह रहे हैं कि 2029 के लिए आप माहौल एक तो तैयार करना चाहते हैं। विपक्ष की समस्या क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल विपक्ष हो या स्टेट का विपक्ष हो, अपने आप पे भरोसा खत्म है। पहली दिक्कत तो ये हरा दिया ना आपको लोकसभा में, कौन सा लोकसभा। देखिए ऐसा है, संवैधानिक व्यवस्था है ना, हमारे पास संख्या कम थी, ये तो हम लोग जान रहे थे। काहे लेके आए बिल, हमने इसलिए लाकर उनको एक मौका दिया। फजीहत हो गया ना, हमारी फजीहत हुई या विपक्ष की फजीहत हुई। यदि हम लोगों को उनका उचित अधिकार, देखिए अधिकार क्या क्या छीना इन लोगों ने। SC ST की संख्या बढ़ जाती, आरक्षण आप प्रतिशत के आधार पर देते हैं, जब कुल सीटें बढ़ेंगी तो प्रतिनिधित्व SC ST का भी बढ़ता, और 33% आरक्षण जब आप कर, जैसे मान लीजिए बिहार में 243 विधानसभा सीटें, वो बढ़कर 365 हो जाती। आज बिहार में कितनी SC ST की सीटें, 40, और जब ये संख्या बढ़ जाती तो संख्या संभवतः 60 हो जाती, और जब महिलाओं के लिए आरक्षण की बात होती तो ये संख्या लगभग 120 हो जाती। तो ये जो नुकसान हुआ, चाहे SC ST वर्ग का हो या महिलाओं का हो, ये नुकसान का कारण कौन बना, ये महागठबंधन के सारे लोग, और ये कहते हैं कि हम समाज में हित का काम करते हैं। तो ये तो एक तरह से एक्सपोज हुए हैं ये लोग। इनको आदरणीय मोदी की सरकार ने बहुत अच्छा मौका दिया था सागर भाई, कि जितने पीछे कुकर्म इन लोगों ने किया, किस पर सवाल नहीं उठाया इन्होंने। गृह मंत्री जी ने सदन में बिल्कुल सही बात कही कि भारत के हित में जो भी बड़े कदम उठाए गए उसके विरोध में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल खड़े हुए। लेकिन नितिन जी, ये तो सही है ना कि महिला आरक्षण बिल के आड़ में आप लोग परिसीमन वाला बिल पास कराना चाहते थे। परिसीमन गलत क्या है, हमारा तो अभियान कराना चाहते थे ना। हमारा तो अभी ये क्या कोई चोरी छुपे हो रहा था, या परिसीमन विधेयक नहीं था। ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। क्यों जरूरी है परिसीमन? परिसीमन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव कायदे से लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इतना बड़ा क्षेत्र हो गया। और इस देश में लोगों का अधिकार है, उनके मत का अधिकार। अब आप देखिए ना कितना बड़ा नुकसान हुआ। 5 करोड़ रुपया सालाना एक क्षेत्र के लिए मिलता है। यदि बिहार को 20 अतिरिक्त क्षेत्र मिलता तो 100 करोड़ रुपया तो यहाँ ऐसे ही बिहार का नुकसान हो गया। इसी साल से नुकसान शुरू हो जाएगा। उसके मतलब जब भी तो चुनाव पैसा तो उतना ही रहेगा ना सर। नहीं, पैसा कैसे उतना रहेगा, बजट बढ़ता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो समझने की चीज है। टैक्स तो उतना ही रहेगा ना। देखिए ऐसा है, जब आप
नई परिस्थितियों को क्रिएट करते हैं, उसके लिए नए फिर रास्ते भी चुनते हैं। एक ऐसा तरफ तो नहीं। यह भी दिया जा रहा है कि जो सांसद बनेंगे, जो विधायक बनेंगे अधिक संख्या में, तो उनकी सैलरी भी जाएगी, उनके भत्ते भी नहीं, जाएंगे, उसके उसकी वह भी एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा। उसकी तुलना में जो जनता को फायदा होने वाला था उसका भी असेसमेंट होना जरूरी है। उसके आधार पर, इसका मतलब क्या, ये तो संविधान में जो तय किया गया था कि हर 10 साल में जनसंख्या गिनी जाएगी, उसके आधार पर परिसीमन होगा, उन लोगों ने कुछ सोच समझ के तय किया होगा। 50 साल से हमारा अधिकार आप लोगों ने वंचित करके रखा और कांग्रेस नहीं किया। कांग्रेस के ही किए गए आपातकाल के समय जो एकमात्र दाग रह गया आपातकाल का, वो यही परिसीमन पर रोक का है। इसको खत्म करने का इतना अच्छा मौका था, जिसको केंद्र की सरकार ने हमारे इस अभियान की एक तरह से हम सफलता गिर गया ना नितिन जी, अब क्या करिएगा? हमारा प्रयास जारी रहेगा, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, हम लोगों को बताएंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में कल कोई कार्यक्रम भी है आप लोगों का? जी बिल्कुल है। हम लोगों ने आज, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। हम लोग पूरे प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों में धिक्कार मार्च निकालने जा रहे हैं। परिसीमन सुधार और महिला आरक्षण के विरोध में महागठबंधन के दलों ने जो कृत्य किया है, जो संसद में इस विधेयक को गिराया है, उसके विरोध में हम लोग तमाम जिला मुख्यालयों पर और पटना में भी धिक्कार मार्च का आयोजन। ठीक है, अंतिम के 1-2 सवाल और बस बचे हैं मेरे। हालांकि आप एनडीए के पार्ट हैं, बीजेपी की बात पे रिएक्शन आपका चाहिए था कि भाई जब से नई सरकार बनी है खूब उठापटक वाली स्थिति देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा नाराज है, कहा जा रहा है कोई और नाराज है, ठीक तरह से चल नहीं पा रहा है, 3 लोगों की सरकार बन गई है, क्या हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो अभी आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इसको लेकर एनडीए के अंदर ये तय हुआ था कि तत्काल 3 लोग शपथ लेंगे, उसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा। तो विस्तार अपने समय पर होगा, जो नेतृत्व के लोगों ने तय किया, जो डेट तय की जाएगी उसके आधार पर विस्तार होगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। आपके माध्यम से मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, एनडीए का जो कुनबा है वो आपसी विश्वास का कुनबा है, और समाज के वो सारे वर्ग जिन्होंने मिलकर इस एनडीए को चुना है, उनको सामाजिक स्तर पर भी एक साथ रहने की जरूरत है और सचेत रहने की जरूरत है कि जातीय विद्वेष पैदा करने का प्रयास जैसे चुनाव के दौरान चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है। कहीं कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जातीय रंग देकर मतभेदों को हवा देने की बात की जा रही है, मतभेद का विषय उठाया जा रहा है ताकि एनडीए के समर्थकों के बीच मनमुटाव। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की भाषा शैली में जातिगत एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप गढ़े जा रहे हैं, वह समाज हित के लिए नहीं है और न लोगों के हित। ठीक है, आपने एनडीए को कहा कि भाई एक सूत्र में बंधे हुए है, विश्वास है, लेकिन कल तो नीतीश जी ने बड़ी बात कह दी, वो कह रहे हैं 200 सीट पे तैयारी कीजिए। इसके मायने क्या है? हम लोग भी करेंगे भाई, जेडीयू अकेले 200 सीट पर तैयारी करेगी, आरएलएम भी करेगी, 243 सीट पे आरएलएम करेगी। 200 पे उन्होंने कहा है। नहीं, अब उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मेरे नेता हमेशा एक बात कहते हैं कि जब हम 243 सीटों पर तैयार रहेंगे तो जहां हम लड़ेंगे वहां सहयोगी हमारा सहयोग करेंगे, जहां हमारे सहयोगी लड़ेंगे वहां हम उनका सहयोग करेंगे। तो नीतीश दोनों यात्रा पे निकलने वाले हैं। अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक दल का अपना अधिकार होता है, निकलना ही चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेता भी, हमारे सब ठीक है, बीजेपी जदयू आरएलएम सब ठीक है ना, सब कुछ चंगा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि विपक्ष के पास इधर गड़बड़ी की सोच रख के उम्मीद में टकटकी लगाए रखने के अलावा कोई उपाय नहीं है, होना कुछ। एमएलसी चुनाव होने वाला है जी, आपके नेता की तो चर्चा है ही है, मंत्री जो थे, क्या और कोई सीटें मिलने के चांस है? देखिए, जो निर्णय पहले हो चुका है, चुनाव से पूर्व का एक निर्णय, जिसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने लिखित रूप में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए यह कहा था कि एमएलसी की एक सीट जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे की होगी वो आरएलएम को दी जाएगी। यही हकीकत है, इसके अतिरिक्त कोई जानकारी न मेरे पास है न मैं दे सकता हूँ। केंद्रीय कैबिनेट का भी विस्तार होने वाला है, चर्चाएं वहां भी हैं, अब इन चर्चाओं का क्या? आपकी शुभकामनाएं काम आए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। हमारे नेता
बड़े पद पर जाएं, जिससे हम समाज का ज्यादा से ज्यादा भला कर सकें, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन यह विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का है। किसको अपेक्षा नहीं होती है कि अपने नेता को बड़े पद पर देखे, हर कार्यकर्ता की इच्छा है, डिमांड। लेकिन ये जो डिमांड वाला जो विषय है, ये मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है। चलिए, तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूं। चलिए, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नितिन भारती जी बड़ी स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखते हैं और आरएलएम के एक मजबूत चेहरे के तौर पर लगातार जो है राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बातचीत रखते हैं। और देखिए, बिहार की राजनीति के बारे में लगातार जो है तरह तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मुलाकात भी हुई है। बिहार की सियासी गलियारों में चर्चाएं तो बहुत तरीके की है। बीजेपी में अंतर्द्वंद की खबरें आ रही हैं, परिसीमन को लेकर विपक्ष जिस तरीके से परेशान हो रहा है, वो भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए तो बिहार में नई सरकार बन चुकी है। अब बंगाल में चुनाव है और भाजपा जो है फुल एग्रेशन मोड में दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि बंगाल में क्या कुछ होता है। लगातार बंगाल से भी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और बिहार के तो पॉलिटिकल अपडेट्स आप तक दे ही रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।